फ्रेंड्स, आज हम अपने चैप्टर का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और अब देखिए आगे क्या होता है और लेखिका जो है वो किस तरह से आगे अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले अपने सफर का मजा लेती है। देखिए, मंजिल पर पहुंचना सभी का मकसद होता है, लेकिन मंजिल मिलने के बाद में वो मजा नहीं है जितना सफर का मजा है। तो लेखिका जहाँ जा रही है उस बीच में जो सफर पड़ रहा है उस सफर को किस तरह से उसने मतलब अनुभूत किया है, किस तरह से उसने अपने मन को उन सारी चीजों को देख करके अंदर से उन सब चीजों को मतलब उनमें जिया है उसने। तो वही सारी चीजें आगे आती रहेंगी और आप भी सफर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप खुद भी ये सोचिए कि हम भी घूमने के लिए जा रहे हैं और सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जैसे आप खुद पर फील करके सुनोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो आगे हम चलते हैं। अब रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता का मतलब होता है धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे, यानी काफी ऊंचाई की तरफ, यानी काफी ऊंची घाटियां थी, काफी ऊंचाई की तरफ लेखिका बढ़ने लगी। और जहां मतलब जो लोग थे, जैसे बाजार थे, मार्केट थी, लोग थे, आपस में मिलने जुलने वाले जो काफी सारे जो मकान थे लेखिका के, वो सब पीछे छूटने लग गए और बस्तियां नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। और मानो सुंदरता का एक अंबार ईश्वर ने बिछा रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेखिका आगे आगे ऊंची ऊंचाई पर बढ़ने लगी। तो देखिए फिर क्या होता है। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने देखा, देखो जो नेपाली लोग जो होते हैं ये ठंड के इलाके होते हैं, तो ठंड वाली जितनी भी जगह होती है ना वहां पर ये जो स्वेटर वगैरह जो है, मफलर हैं, स्वेटर हैं, आपके मोजे हैं, टोपी हैं, ये सारी चीजें ये नेपाली लोग जो होते हैं, बहुत अच्छा काम होता है इन लोगों का, इन सब लोगों की। वहां पर अपने टॉप के अंदर ही आप देखते हो कि ये तिब्बती लोग आते हैं यहाँ पर अपनी चीजों को देने के लिए, तो प्रॉफिट होता है, इस वजह से आते हैं हर साल। उसी प्रकार से ये लोग जो होते हैं इन सब चीजों का यहाँ पर व्यापार करते हैं। तो जो नेपाली युवतियां होती हैं वो भी मतलब बहुत अच्छी होती हैं और भारी भरकम कार्टून इस तरह से बैंड बनी होती है और पीछे अपनी कमर पर लेकर के कार्टून ढोते हुए बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी हाइट इनकी बहुत कम होती है, गिट्टे होते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी युवतियां भी थी, बहुत सारे युवक भी थे और ये आंखों से ओझल हो रहे थे, यानी रास्ते वीरान नजर आ रहे थे। सुंदरता ने अपना मतलब पैर पसार रखा था, ऐसा लग रहा था, ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। ताश की मतलब है, आपने पत्ते देखे होंगे, और हम जो जिन पत्तों से मतलब ताश के जो पत्ते होते हैं जिनसे हम खेलते हैं, तो आप देखो कि जो जब हम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ना तो नीचे का जो दृश्य होता है ना, नीचे का जो पूरा दृश्य होता है वो हमें ऐसे लगते हैं इतने से मकान नजर आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से मकान नजर आते हैं। आप कभी भी जाकर देखिएगा, हम जब भी नीचे देखेंगे तो नीचे हमको ये लगेगा जैसे कीड़े मकोड़े से चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें नजर आएंगी। तो वही है कि ताश के पत्तों के घर के समान, जैसे ताश के पत्तों से किसी ने मकान घर बनाए हो छोटे छोटे से, ऐसे हमें बहुत सारे घाटियों में ताश के घरों की तरह से पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप और एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। यानी कहने का मतलब है कि जो नीचे की जो चीजें हैं वो तो सब छोटी छोटी सी बिल्कुल ताश के पत्तों की जैसी नजर आ रही थी, लेकिन जो हिमालय था
जो हिमालय था वो अपने विराट स्वरूप में, ऐसा लग रहा था पूरे आनंद के साथ में, वैभव के साथ में वो अपने पैर पसारे हुए वहां पर बैठा हुआ है। वो एक मतलब बहुत बड़े रूप के अंदर लेखिका को नजर आने लग गया था, क्योंकि वो ऊंचाई पर जाती जा रही थी, नीचे की चीजें छोटी नजर आ रही थी और जो चीजें बादलों से जुड़ी हुई थी वो चीजें बहुत एक विशाल रूप में नजर उसे आ रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बहुत सुंदर नजारा था। तो कह रहे हैं कि इस तरह से अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे यात्री और बहुत सारे तीर्थ की कामना से आने वाले लोगों का यह काम्य हिमालय, यानी उनकी कामना को, उनके अंदर जो मतलब काम है, क्रोध है, आपके वासना है, मोह है, छल है, प्रपंच है, इन सारी चीजों को वो जीत लेता है। यानी इंसान जब ऐसी सुंदर सृष्टि को जब देखता है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत नजारों को जब इंसान देखता है, तो उन्हें देखने के बाद में उसके अंदर जितने भी विकार होते हैं, जितने भी उसके अंदर छल प्रपंच होता है, जितनी भी उसके अंदर काम क्रोध की भावना होती है, जितनी भी उसके अंदर वासनाएं होती हैं, वो सारी उससे कोसों दूर चली जाती हैं। यानी वह उनको जीत लेता है, मन पाक हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से ये हिमालय लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रही थी। पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी हर क्षण क्षण, पल पल उसे वह हिमालय एक परिवर्तित हिमालय, यानी उस हिमालय का तो रूप उसे परिवर्तित हिमालय, यानी हिमालय का तो रूप उसे अलग नजर आ ही रहा था। वो तो अपने एक विशाल रूप में पसरा हुआ नजर आता ही जा रहा था, लेकिन लेखिका का जो हृदय था वो मानो अंदर से स्वच्छ, निर्मल, पवित्र होता चला जा रहा था। तो उसमें एक विशेष, सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन उसे नजर आ रहा था। इसीलिए कहा है कि न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, यानी सुनसान, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ साए साए की एक आवाज आ रही थी, एक गूंज उठ रही थी। हम कुछ बोलते हैं तो उस आवाज, वो आवाज भी हमारी दोहरी आवाज में, एक आवाज के बाद में बहुत सारी आवाजें निकल रही थी। तो देखते ही देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह से, यानी गोल गोल, इस तरह से जलेबी की तरह से गोल गोल घुमावदार होने लग गए थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि बीच में जो होता है, आप पानी होता है बीच के अंदर, मतलब जो गंगा बह रही होती है, जो नदी जो होती है, वो नदी का बहाव होता है। और रास्ते ना इस तरह से होते हैं, गोल गोल गोल, आप ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते चले जाओगे, चढ़ते चले जाओगे। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, तो उन लोगों को तो ना चक्कर आने लग जाते हैं ऐसी चढ़ाई, घुमावदार चढ़ाई से, तो वो लोग नहीं झेल पाते हैं। जगह जगह बोर्डों पर लिखा रहता है कि खतरे से सावधान रहें, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, कहीं भी पत्थर गिर सकता है, कहीं भी पहाड़ गिर सकता है, तो अपनी सुरक्षा से आप चलें, वाहन धीरे चलाएं, देख करके चलाएं। शाम के समय रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या बता रहे हैं कि वीरान और सकरे, यानी बहुत पतले। आप ये मत समझिए कि गाड़ी खटाखट से दो गाड़ियां निकलती है, नहीं, कि गाड़ी बहुत धीरे 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 करके निकलती है। तो वीरान और सकरे और जलेबी की तरह से घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। बड़ा तो था ही सही बहुत, लेकिन विशाल काय, उसकी काया जो थी, मतलब अपन जब दूर दूर तक देख रहे थे तो मतलब ये पसरा हुआ नजर आ रहा था, उसका छोर नजर नहीं आ रहा था कि कहाँ तक जा रहा है। ऐसे बर्फ पसरी हुई थी चारों तरफ से। तो विशाल काय होने लगा, घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगी। जो घाटियां थी वो गहराती हुई, यानी कहने का मतलब है बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि नीचे अपन देख रहे थे ना, तो
तो ऐसा लग रहा था जैसे पाताल लोक के अंदर हम देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो घाटियां जो थी वो गहराती गहराती पाताल नापने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं है नीचे, कुएं की जैसी झाई आ रही थी नीचे देखने में। वादियां चौड़ी होने लगी, जो ऊपर लेखिका जा रही थी वो पसरा हुआ चौड़ा नजर आने लगा। बीच बीच में करिश्मे की तरह से, जादू की तरह से रंग बिरंगे फूल शिद्दत से, यानी बहुत अधिक आत्मीयता से, शिद्दत का मतलब होता है पूरी आत्मीयता के साथ में, करिश्मे यानी जादू की तरह से, करिश्मे की तरह रंग बिरंगे जो फूल थे शिद्दत से मुस्कुराने लगे। यानी कहने का मतलब है कि जो फूल थे वो देखिए, हम जो साधारण लोग हैं उन्हें फूलों का जो रंग है वो एक रंग नजर आएगा, उनका खिलना एक खिलना नजर आएगा, उनकी मतलब जो एक सौंदर्य है वो सौंदर्य नजर आएगा। लेकिन एक कवि या लेखक उस चीज को देखेगा तो उन फूलों का खिलना, उन फूलों के रंग उसे कुछ और ही नजर आएंगे, उनका खिलना उसे मुस्कुराना नजर आएगा, उनके रंग बिरंगा जो रंग होंगे वो उनके वस्त्र, नवीन वस्त्र, उसके रंग बिरंगे वस्त्र नजर आएंगे। तो जो फूलों की जो एक मुस्कुराहट है, ऐसा लगेगा कि जैसे सारे के सारे फूल, सारे के सारे फूल जैसे खिल रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है एक कवि की जो कल्पनाएं होती हैं और एक कवि का जो देखने का जो नजारा होता है वो पूरा अलग होता है, और एक साधारण इंसान जो देखता है उसे वो सारी चीजें वो की वो नजर आती हैं। तो यही हमारी और एक कवि की देखने के दोनों के नजरिए में फर्क होता है। तो कह रहे हैं कि करिश्मे की तरह से रंग बिरंगे जो फूल हैं वो पूरी शिद्दत से मुस्कुराने लगे, यानी पूरी अधिक आत्मीयता के साथ में वो मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच भीम के आकार के, भीम की काया वाले, यानी कहने का मतलब जिस प्रकार से भीम में 100 हाथियों का बल था, उसी प्रकार से वो जो पर्वत जो नजर आ रहे थे उनका कोई आकार, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। कैसे टिके हुए हैं, किस तरह से ऐसा विराट रूप किसने दिया इन्हें, तो वो आकृति का कुछ अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि ये सब, इस सब की रचना कब और किसने और किस तरह से करी, इतनी विशाल चीजों की रचना। तो वही चीज है कि उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। यानी जो हमारी गाड़ी थी, जो हमारी जीप थी, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि रास्ता कभी चढ़ाई पर था, कभी नीचे की तरफ था, कभी ऊंचा कभी नीचे की। तो इस तरह से जो जीप थी वो हिचकोले खा रही थी, और इस तरह से हम अपने सफर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ये पार्ट 3 आपका इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं आपको पार्ट 4 इसका पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है आपके, और आपके नोट्स आप बनाते हुए जाइए, बहुत ध्यान से सुनिए। 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे ही सही आपके, और पर्यावरण के ऊपर ही आएंगे। तो जिन जिन चीजों के अंदर जो जो चीज छुपी हुई है मैं आपको बता रही हूँ वो आपको नोट करते हुए जाना है अपनी कॉपी के अंदर, जिससे आपको एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम ना आए।